नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में सीटेट और यूपीटेट के लेवल से बहुत क्लास इंपॉर्टेंट होगी, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को सभी लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक बालक के भाषा विकास के सहायक नहीं है? तो बालक के कारक के भाषा विकास में सहायक नहीं है शारीरिक स्वच्छता, बुद्धि, परिवार और सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रजातीय गुण। तो कौन से कारण बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है? तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य भी है, बुद्धि भी है, परिवार, सामाजिक आर्थिक स्तर भी है, मगर आपका क्वेश्चन डी वाला नहीं है। मगर क्वेश्चन के हिसाब से आपका डी वाला सही होगा, प्रजातीय गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा गया है? तो किस काल को गिरोह की अवस्था का काल कहा गया है? वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, बाल्यावस्था को गिरोह का काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वमोह अवस्था आत्ममोह लक्षण है। स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है शैशव अवस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, प्रौढ़ावस्था का। तो ये किशोरावस्था का है। स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण किसके हैं? तो किशोरावस्था के हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है पौष्टिक भोजन, खेलकूद, सुरक्षा की भावना, आनुवांशिकता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, आनुवांशिकता। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला आनुवांशिकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए मनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को। प्रसंगबोध कक्षा 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत हैं वो व्याख्या करते हैं। अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है? व्यक्ति जैसे सीखते हैं तथा क्या सीखते हैं? किस प्रकार बालक का व्यक्तित्व सीखने में सहायक होता है? बुद्धि अधिगम में किस प्रकार योगदान देता है? तो अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो अधिगम की तथ्यात्मक रूप से किस प्रकार संख्या की जा सकती है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने स्कीमा पद का प्रयोग किया था? तो स्कीमा पद का प्रयोग किसने किया था? गेने ने, आफवेल ने, स्किनर ने, जीन पियाजे ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। जीन पियाजे ने मनोवैज्ञानिक थे जो स्कीमा की खोज की थी, पद का प्रयोग किया था। तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के मतानुसार बालक में ज्ञानार्जन होता है प्रत्यक्ष शिक्षण द्वारा, अनुकरण द्वारा, परिपक्व मानसिक होने की स्थिति में, वातावरण के प्रति परिपक्व होती हुई अंतःक्रियाओं के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। जीन पियाजे के मतानुसार ज्ञानार्जन होता है तो वातावरण के प्रति परिपक्व होती है तथा अंतःक्रियाओं के कारण जीन पियाजे मतानुसार ज्ञानार्जन होता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों में के लिए किया जाता है? बच्चे के, प्रौढ़ में, चिड़िया के, पशु में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन प्रौढ़ के में किया जाता है प्रयोज्य के रूप में। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। तो पूछा है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सक्रियात्मक अधिगम, सूच्य का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सूच्य का सिद्धांत। अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सूच्य का सिद्धांत। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के मापन की भूमिका का सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कुशलताओं में निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन देती है तो योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा देती हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है जिससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, संपन्न रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन शीघ्र सीखता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है तो सीखता है, लर्निंग करता है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मध्य बुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को, प्रखर बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसके दी जाती है? तो मध्य बुद्धि बालक को दी जाती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करती है, व्यक्तित्व के संदर्भ में दी जाती है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो कैटलिफ है, आइजैक हैं, आलपोर्ट हैं, वाटसन है। तो ये भाषा आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीयरमैन ने अपने बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन दो कारणों का उल्लेख किया है? तो स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि के सिद्धांत में किन दो कारणों का उल्लेख किया है? सामान्य एवं असामान्य, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट, सामान्य एवं विशिष्ट, असामान्य एवं अति विशिष्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। सामान्य एवं विशिष्ट की ओर स्पीयरमैन ने दो कारणों का उल्लेख किया है। तो सामान्य एवं विशिष्ट के उल्लेख किया है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है? समायोजन, अमूर्त चिंतन, सीखना, समस्या, समाधान। तो टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित कौन सो माना है? तो अमूर्त चिंतन के द्वारा माना है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड ने कारण विश्लेषण के आधार पर 150 कारणों में से कितने कारणों का पता किया है? तो गिलफोर्ड के कारण विश्लेषण के आधार पर 150 कारणों में कितने कारणों का पता किया है? तो वे 80 कारणों का पता किया है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद होते हैं। तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल कितने सोपान पद होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो सोपान पद कितने होते हैं? तो सोपान पद 4 होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो पूछा है कौन सा उद्देश्य है जो स्मृति शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। किसी प्रत्यक्ष या संपूर्ण किसी प्रत्यय या पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना, दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना,
मानसिक क्षमताओं का विकास करना, दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना। स्मृति स्तर में शिक्षण से संबंधित नहीं है, तो यही दिया गया, दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना। उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया योगदान परीक्षण कहलाता है। उपलब्ध परीक्षण, संकलात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय तैयार किया गया योग परीक्षण कहलाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों तक और लाइक भी करिए। अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।